नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं व प्यारे दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है तो पूरी किताब ही है, ये मान लीजिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की किताब है और भाग 2 है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें लागू हो गई हैं अपनी राजस्थान में अब की बार 2020-21 से। अब की बार जो सेशन में जो पढ़ाया जाएगा मैं आपको अभी दे रहा हूँ इसी वक्त। इस किताब का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। देखिए, संसाधन एवं विकास है, इसके बारे में अगर बात करें अपने तो संसाधन एवं विकास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि कोई बच्चा कक्षा 8 का है उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहें तो रामबाण सिद्ध होगी। ये आज का जो वीडियो है ये एक तरह से मान लीजिए कि कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान है एसएस है, उसका एक भाग है, उसका पूरा काढ़ा तैयार कर दिया मैंने। जैसे कोरोना के लिए काढ़ा लेते हैं, ऐसे एक काढ़ा ले लिया तो 8वीं में फेल होने वाला नहीं है, उसके टॉप नंबर आए। दूसरी बात, ये काढ़ा और भी महत्वपूर्ण है किसके लिए? कोई भी अगर प्रतियोगिता भर्ती की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कई आजकल हाई कोर्ट में भर्ती निकल रखी है, हाई कोर्ट में किसकी, जो चपरासी की बोलते हैं 4th श्रेणी की, तो हाई कोर्ट भर्ती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो चपरासी की भर्ती होती है वो लगभग ये मान लीजिए 5 या 8 लेवल की होती है। इसी में लगभग क्वेश्चन उठेंगे। गाइड से तैयारी करोगे मारे जाओगे, क्योंकि गाइड में कुछ है ही नहीं। मान लीजिए किताबें बदल गई हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने प्रश्न पत्र बनते हैं अपनी प्रतियोगिता भर्तियों के सारे के सारे प्रश्न अपनी किताबों से बनते हैं। और फिर तुम गाइडों में ढूंढते रह जाओगे कि प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि गाइड तो पुरानी लेवल के सारे और पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। इसलिए मैं पूरा पाठ दे रहा हूँ। कोई भी प्रतियोगिता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप, पुलिस की, हाई कोर्ट की, ठीक है, इसके साथ में आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, टीचर भर्ती की मान लीजिए आप, टीचर भर्ती जैसे मान लीजिए रीट है, ठीक है ना। अब रीट तो हो न हो, लेकिन हो सकता है आरटेट हो जाए फिर से। और आरटेट के साथ क्या होगा, क्योंकि आरटेट पास करना होगा प्रत्येक टीचर्स के लिए। आरटेट लागू कर दिया गया 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए और 1st ग्रेड के लिए। कि 2020 की शिक्षा नीति है, 2020 की नई शिक्षा नीति आई है। उस शिक्षा नीति में क्या कर दिया है कि कोई भी अगर टीचर भर्ती में मास्टर बनना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, सरकारी टीचर बनना चाहता है, तो उसको आरटेट पास करना जरूरी है। साथ में उसके लिए इंटर्नशिप, यानी कि उसको पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना, पढ़ाने की योग्यता। अगर मान लीजिए वो पढ़ा रहा है और वो कांप रहा है और अगर बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, उसको पढ़ाने के लिए मतलब पूरा अनुभव नहीं है, तो वो नहीं लिख पाएगा। उसके साथ में उसका साक्षात्कार भी होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि भाई इंटरव्यू बोलते हैं, तो इंटरव्यू होगा, तब जाकर टीचर भर्ती में वो सिलेक्ट हो पाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे सब्जेक्ट का भी पेपर होगा, और सब्जेक्ट का पेपर अगर वो एसएस का टीचर बनना चाहता है तो निश्चित रूप से ये तो पूरा का पूरा पूछेंगे, ये पूरी किताब पूछेंगे मान लीजिए। तो आज आपको मैं पूरी किताब दे रहा हूँ। कोई भी भर्ती मान लीजिए आप, सभी भर्तियों में, प्रतियोगिता भर्ती परीक्षाओं में इसमें प्रश्न आएंगे, चाहे भले बीएड प्री बीएड आती है, प्री बीएड की परीक्षा हो, चाहे बीएसटीसी की हो, ठीक है ना, इन सब में प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ में जो कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, अब की बार जो तैयारी करेंगे बच्चे, वो सोच रहे हैं किताबें नहीं मिली, वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख लेंगे, वीडियो तो बनेगा लंबा, 2-3 पार्ट में बढ़ेंगे अपने, लेकिन इस वीडियो को देख लेंगे तो उसकी पूरी किताब क्लियर हो गई मान लीजिए। फिर वो आसानी से एक सब्जेक्ट में तो ये कह सकता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ पूरी किताब को पढ़ करके उसका मैंने पूरा काढ़ा तैयार कर दिया है। और ये काढ़ा मैं आपको दे रहा हूँ, जिसने काढ़ा पी लिया अर्थात इसको अच्छी तरह याद कर लिया, तो ये मान लीजिए उसको कोई रोकने वाला नहीं किसी भी भर्ती परीक्षा में, और या अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा उसको। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ। क्या क्या प्रश्न पूछेंगे इसमें, तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संसाधन एवं विकास की। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो
उसमें अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है, साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए आप ऐसा करें, जब YouTube चला रहे हैं तो YouTube के नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से अंग्रेजी में सब्सक्राइब, उसको बटन को दबा दें। उस बटन को दबाएंगे तो एक घंटी आएगी, तो उस घंटी को भी दबा दें। फिर इसके बाद में ऊपर देख रहे हैं इस साइड में, दाएं साइड में 3 टिमकियाँ आती है, अगर ऐसे टच करोगे ना तो 3 टिमकियाँ मिलेंगी दाएं साइड में, इस प्रकार से उसको दबाओगे तो बाएं साइड में, इस साइड में अलग अलग बातें आएंगी। जैसे एक लिखा आएगा क्वालिटी, एक लिखा आएगा स्पीड, तो स्पीड तो आप रख लेना नॉर्मल, क्या रखना, नॉर्मल। स्पीड का मतलब ये है कि बढ़ा सकते हो, इसको घटा सकते हो। आप तेज़ गति से देखना चाहते हो तो उसको 1.25 कर ले, 1.25 कर ले, और तेज़ गति से देखना चाहते हो तो 1.5 कर ले, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा आपके, इसलिए नॉर्मल रखें, 1 पर रखें। यहीं पर क्वालिटी और आता है, तो क्वालिटी सबसे पहले देख लें आप, अगर आपके 144 आ रही है तो उसको बढ़ा लें, उसको 360 नहीं 480 कर लें। अगर 480 क्वालिटी कर लेते हो आप वीडियो में तो क्लियर दिखाई देगा। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि क्वालिटी के साथ साथ में ये जब साफ दिखाई देने लगे तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि 8वीं कक्षा के लिए मैंने छोड़ रखा है, और भी सारे वीडियो पड़े हैं। तो वो वीडियो है ना, वो 10वीं 12वीं की जो ज्योग्राफी है उनसे संबंधित है। तो दिनेश जांगिड़ के नाम से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर के DINESHJANGIR, तो आपको और वीडियो मिल जाएंगे, उसमें सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो। तो ध्यान रहे, आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण, आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि ये एक तरह से आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, भर्तियों की तैयारी करने वाले हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए कृपया करके इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि ताकि सभी 8वीं कक्षा के बच्चे याद पढ़ लें और साथ में टीचर्स भर्ती वाले भी पढ़ लें, और जितने भी प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ लें। मैं शुरू कर रहा हूँ इस किताब के बारे में, क्या क्या पॉइंट है, बहुत लंबा वीडियो चलेगा, देखना। तो सबसे पहले ये तो मेरा थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया है, मैं व्याख्याता के पद पर हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरसर, इस श्री डूंगरगढ़ तहसील में बीकानेर जिले में है, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो अब रूम पर, क्योंकि अभी स्कूलें खुल नहीं रही, तो बच्चों के हित में मैं कोशिश करता रहता हूँ। हालांकि पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, लेकिन क्या करें, फ्री बैठे हैं तो सोचें कि बच्चों को कुछ दे दें। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आएंगी, सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहली बात है, सबसे पहले शुरुआत है पेटेंट की। पेटेंट क्या है, प्रश्न पूछ सकते हैं आप कि पेटेंट क्या है। समझना, किसी विचार एवं आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। किसी विचार, मान लीजिए कोई नया विचार पैदा कर दिया या नया आविष्कार कर दिया, ये मार्कर है। ऐसा पेन आ जाए, कोई नया आविष्कार कर दे कोई लड़का, मान लो विज्ञान का या कोई और इंजीनियर क्षेत्र में है, कि उसमें स्याही डालनी नहीं पड़े और ऑटोमेटिक स्याही पैदा होती रहे, या फिर उसमें निब न हो और इस प्रकार से चलाए तो वो चले, तो ये नया आविष्कार हो जाता है। ध्यान रहे, ऐसे नए आविष्कार को पेटेंट अगर हम करवा लेते हैं तो उसका एकमात्र अधिकार होता है। जैसे नीम एक औषधीय पौधा है और नीम के ऊपर अमेरिका ने पेटेंट ले रखा है, तो नीम से जितनी भी दवाएं बनती है, चाहे भारत में बने या नीम से और भी किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उस पर जो वो माल बिकता है तो उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स का कुछ मात्रा में पेटेंट कराने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने आविष्कार किया है। जैसे आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल का, नाम नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। आज जितने भी डायनामाइट यानी बारूद से जितने भी हथियार बनते हैं, ऑटोमेटिक पैसे वहाँ जाते हैं उनके पास, किसी भी देश चाहे क्यों ना बनाए, तो इसलिए उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हालांकि वो तो जीवित नहीं है, पर उन्हीं के जो ट्रस्ट से जो पैसा इकट्ठा हुआ, उनसे आज नोबेल पुरस्कार में बहुत सारी धनराशि दी जाती है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो पेटेंट का मतलब आप समझ गए, आप भी पेटेंट करवा सकते हैं। कोई नया ट्रैक्टर बना दे ऐसा जो अपने आप ही फसल काट दे, अपने आप ही वो मतलब कहें तो दाने निकाल दे, अपने आप ही आटा चक्की बना करके वहीं पीस करके दे सीधा डायरेक्ट, यानी कि कहने का बहुत बड़ा आविष्कार हो सकता है। इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए भाई। तो ये ऐसा आविष्कार करते हैं और वो फिर पेटेंट करवा लेता है, क्योंकि संस्था करती है पेटेंट, विश्व की वैश्विक संस्था एक
तो वो आविष्कार कर लेता है, तो उसका एकमात्र अधिकार होता है इस व्यक्ति का, तो उसे कहते हैं पेटेंट। पेटेंट समझ में आ गया होगा, किसी विचार, कोई नया विचार पैदा हो या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार हो, तो अर्थात नया आविष्कार किया है उसको एकमात्र अधिकार उस व्यक्ति का ही होगा, उसे पेटेंट कहते हैं, उसने पेटेंट करवा लिया। प्रौद्योगिकी नाम सुना होगा, सूचना प्रौद्योगिकी, आजकल बहुत सारी ज़्यादातर हम सुनते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए छोटे बच्चे बहुत धीमी गति से समझते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ। कई प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले सोचते हैं कि गुरुजी जल्दी से क्यों नहीं बता दें, बिल्कुल आराम से चलूँगा भाई, क्योंकि बच्चे 8वीं कक्षा के उनको भी पढ़ाना है साथ में, तो ध्यान रहे। हालांकि मेरा कोई इसमें सब्जेक्ट नहीं है कि भाई मैं उनको पढ़ाऊँ, मैं तो वैसे ही हिस्ट्री का व्याख्याता हूँ, इतिहास का व्याख्याता हूँ, 11वीं 12वीं को पढ़ाने का मेरे को, लेकिन अध्यापक ये नहीं देखता कभी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं देखता। पढ़ाने वाला तो ये सोचता है कि पढ़ाया जाए बस, कोई भी आए बच्चा, तो हित में सोचे वही अध्यापक होता है। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी सुन लें, किसी भी कौशल को करने, यानी कौशल क्या होता है? कौशल एक नया, ध्यान रहे यहाँ पर, नई वस्तु बना दें। देखो वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, वही जैसे पेटेंट तभी तो करवाएंगे जब नया आविष्कार करेंगे हम, तो कोई वस्तु बना रहे हैं हम, ठीक है। मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि भाई सड़क बना रहे हैं, तो सड़क हमेशा ही भाई बनती हैं, लेकिन सड़क में ऐसी डिजाइन बना दे कि उसमें कभी एक्सीडेंट ही न हो, वो नया एक तरह से कहें तो ज्ञान हो गया, नया ज्ञान, नवीनतम ज्ञान, उसमें कौशल आ गया। ऐसे कंप्यूटर आ रहे हैं नए नए, तो उसमें नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, विंडोज़ नाम सुना होगा आपने, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि भाई जैसे मुझे बिजली का बिल भरना है, मुझे पैसे भेजने हैं किसी के पास, या मुझे और कुछ बनाना है, कोई भी मतलब कहने का अर्थ टेक्नोलॉजी संबंधित, तो उस ऐप से तुरंत काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐप बनाना क्या है? वो ऐप बनाना ही तो है नई वस्तु, अर्थात वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग हो रहा है, वो अपने दिमाग से सोच रहा है, तो उसी को तो कौशल कहते हैं। और वही कौशल क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। और वो अगर सूचना में हो, अर्थात टेक्नोलॉजी, अर्थात ये सूचना तंत्र जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इन क्षेत्रों से संबंधित हो, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, तो उसको सूचना प्रौद्योगिकी कह देते हैं। बात एक ही है, तो ध्यान रहे, प्रौद्योगिकी समझ में आ गया होगा। प्रौद्योगिकी कोई नया कौशल, कौशल किसको कहते हैं? कोई भी वस्तु बनाते हैं, चाहे मिट्टी की गाड़ी बनाएं, चाहे हम नए डिजाइन के, जैसे एक चरमकार होता है नए डिजाइन के चप्पल बनाता है, वो भी उसका कौशल ही है, वो वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वही कौशल क्या कराता है? प्रौद्योगिकी। समझ में आ गया होगा। नवीनीकरण संसाधन, ये कई बार आता है भाई, बहुत बार आ चुका है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण रिट भर्ती में बहुत बार आ चुका है, टीचर्स भर्ती में, समझ लें अच्छी तरह। तो ये बच्चों के लिए भी है भाई, पूछ सकते हैं कि 60 के बच्चों को भी, नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीनीकरण संसाधन है वो ऐसे संसाधन होते हैं कि वो असीमित होते हैं, मानव क्रियाकलाप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी के नीचे जितने भी खनिज दबे हैं, हम उनको खनिजों को निकालेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खदान नीचे खाई खोद जाएंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, तो वहाँ नुकसान पहुंचेगा। ध्यान रहे, वो नवीनीकरण में नहीं आएगा, वो अनवीनीकरण में आएगा। नवीनीकरण में कौन से आते हैं समझते हैं इसको? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। मान लीजिए हमने कोई ऐसा काम किया है कि जैसे सूर्य से बिजली बनाई हमने, तो सूर्य से सौर ऊर्जा की कोई कमी थोड़ी है, वो बनती रहेगी, वो चलती रहेगी, कोई कमी। हवा से यहाँ पंखा चलाया है, ठीक है ना, और वहाँ से बिजली बना रही है, तो हवा से पवन ऊर्जा बना रहे ना, फिर वो हवा आगे चले, फिर और पंखा लगा दो, फिर और पंखा लगा दो, बताओ कहाँ कमी आ रही है? हवा में कोई कमी आई क्या? हवा तो कहीं कमी नहीं होने वाली। यहाँ पंखा लगाओगे वही हवा आगे बढ़ेगी, वो दूसरे पंखों को घुमाएगी। इस प्रकार से उसी हवा से कितने पंखे चलाओ ना आप, तो कोई फर्क पड़ा कि मानव क्रियाकलाप का, कि मानव ने क्रियाकलाप किया कि वहाँ पवन चक्की लगाई है, यानी पवन एक बड़ी, एक कहें तो पंखा लगा करके और बिजली बना रहा है पवन से, हवा से, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उस कहने का अर्थ वो असीमित संसाधन है, अर्थात कहें ना असीमित होते हैं वो। नवीनीकरण क्या होते हैं? असीमित, इन पर मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर समझ ले, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनकृत हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं, जल्दी से पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं, और वो असीमित होते हैं, उनका कोई यानी लिमिट एरिया नहीं है, इन पर मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्लेट लगाएं आप, जितनी बिजली बनाना चाहे बनाते रहे, कोई कमी नहीं है इस ऊर्जा की,
यानी असीमित संसाधन है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा, आप कितने ही बना भले पवन ऊर्जा बना, उस हवा से आगे बढ़ाते रहे ना। ऐसे ही जवारी ऊर्जा नाम सुना हो, क्या कमी है उसकी। तो इस प्रकार से ये नवीनीकरण संसाधन है। तो समझ में आ गया होगा नवीनीकरण संसाधन। अब अनवीनीकरण संसाधन की बात करेंगे अपने। देखिए अनवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका भंडार है ना वो सीमित है, जिनका भंडार सीमित है। अभी बताया था मैंने आपको कि नवीनीकरण संसाधन वो थे, नवीनीकरण एक हटा दे, नवीनीकरण जो असीमित भंडार है, जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की कोई कमी थोड़ी है, कितनी बनाते रहो आप। लेकिन यहाँ अनवीनीकरण यानी कि वो पुनः वैसी स्थिति में नहीं जाते, यानी मानव क्रियाकलापों पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो जो भंडार सीमित होते हैं, अर्थात सीमित होते हैं, एक बार प्रयोग करने पर, एक बार प्रयोग करने पर पुनः, अगर आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो पुनः उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर एक बार प्रयोग करने पर वो समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उसी स्थिति में आने पर हजारों साल लग जाते हैं। पुनः उसी स्थिति में आने पर, उन्हीं स्थिति में आने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। अब हजारों साल का मतलब ये है कि अपने तो उसको देख ही नहीं सकते। तो समझ में आ गया होगा अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। नवीनीकरण तो वो हैं जो असीमित हैं, जिनका मानव क्रियाकलाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानव चाहे कितना ही दोहन करे उनका। लेकिन अनवीनीकरण संसाधन वो हैं जिनके भंडार सीमित हैं। एक बार आपने उन भंडारों का प्रयोग कर लिया, जैसे खनिज निकालिए आप, सोना चांदी निकल गया, वहाँ से दोबारा थोड़ी बनेगा। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा, हजारों साल लग जाते हैं फिर बनने में, सबसे अच्छा उसका उदाहरण देखिए क्या, जैसे पेट्रोल, नाम सुना होगा आपने, पेट्रोल है, कोयला है, इनका अगर आप प्रयोग कर लेंगे, पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है, ये सारे के सारे अनवीनीकरण संसाधन है। एक बार आप धरती में खनिज से निकाल करके उनका प्रयोग कर लें, फिर हजारों साल लग जाएंगे, इसलिए वो समाप्त हो जाते हैं। इनको समाप्य कह सकते हैं, समाप्य संसाधन। अनवीनीकरण और नवीनीकरण पर प्रश्न आया हुआ था रीट भर्ती में, तो समझ लें आप। इसके उदाहरण के लिए एक प्रश्न बनाएंगे थोड़ी देर बाद में, तो एक बार उसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, फिर देखना। देखिए मानव निर्मित संसाधन, अभी तक तो हमने पढ़े हैं, क्योंकि पाठ का नाम है संसाधन है, विकास है। नवीनीकरण नवीनीकरण हमने पढ़ लिया। अब मानव निर्मित संसाधन, क्या मानव भी संसाधन का विकास करता है, ये समझ ले पहले संसाधन क्या है। अब आपके ये भी कंफर्म नहीं होगा, दिक्कत आ रही होगी, संसाधन क्या है। संसाधन वो है जिसका हम आविष्कार कर ले, उनको प्रयोग कर। मान लीजिए ये पेन बनाया किसी आविष्कार, और इस पेन को दुकान में रख दिया, ठीक है ना, तो ये तो वस्तु ही रहेगी, लेकिन हमने इस पेन को यहाँ यूज ले लिया है, प्रयोग में ले लिया है, तो ये क्या हो गया, पेन संसाधन हो गया। समझ में आ गया। जूते बना दिए, जूते शोरूम में रखे, कोई काम के नहीं है, लेकिन जूतों को जब हमने पहन लिया, मानव ने इसमें उसको प्रयोग में ले लिया, तो वो जूता संसाधन हो गया, ठीक है ना। अर्थात कोई भी वस्तु को प्रयोग में लेना संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया मानव निर्मित संसाधन क्या है, वे पदार्थ जिनको मानव ने उपयोग करने योग्य बनाया है। जैसे लौह एस्क। अब ये लौह क्या होता है, लौह वो होता है जब हम खनिज निकालते हैं धरती के अंदर से, वो इकट्ठा निकलता है, उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें अन्य धातु भी होते हैं, उसमें पत्थर भी होते हैं, इसमें लौह की मात्रा ज़्यादा होती है। उस मिक्स कचरे को क्या कहते हैं, लौह कहते हैं। उस लौह से और अलग करके सभी कचरे को और सिर्फ लोहा बना देना, यानी लोहा धातु बना दी, और वो धातु यूज करने योग्य है मानव के द्वारा। तो इस प्रकार से वो लोहा धातु है, वो किसने बनाया, मानव ने बनाया, इसलिए मानव निर्मित संसाधन हो गया। समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे, प्रौद्योगिकी का नाम सुना होगा आपने, प्रौद्योगिकी, ये बार बार आता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी शब्द सबसे महत्वपूर्ण ये पूछ लें, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, बता देता हूं आपको।
तो ये भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। ध्यान रहे, लोहा है, स्टील है, सोना चांदी, ये सब यानी शीशा है, ये मानव ने खनिज से निकाल करके, जैसे गेलेना आयस्क होता है उससे शीशा बना दिया हमने, तो वो सारे मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है ना। और पृथ्वी में जो संसाधन है वो नवीनीकरण अनवीनीकरण ये अलग हो गए। इसके बाद में आगे अगर इससे प्रश्न बनाए तो वो देखते हैं आप। प्रश्न आपके सामने, निम्न में से मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन अभी बताया था मैंने आपको, नवीनीकरण अनवीनीकरण और मानव निर्मित संसाधन अलग अलग 3 भागों में बताए थे। प्रश्न ये है, तो पेट्रोलियम में सारे मिक्स आ जाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जितने भी है ना, केरोसिन वगैरह, इन सबको मिक्स में जब हम वहाँ से निकालते हैं धरती से, उस मिक्स यानी गाढ़ा द्रव्य को बोलते हैं पेट्रोलियम। ध्यान रहे, तो पेट्रोलियम मानव द्वारा निर्मित नहीं होता, कोयला मानव द्वारा निर्मित नहीं होता, ध्यान रहे। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, ध्यान रहे, इसका उत्तर क्या होगा, प्रौद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी किसी वस्तु को मतलब नए ज्ञान से बनाना, नए ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा कोई वस्तु का निर्माण करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे आप कोई मोबाइल ऐप बना दे नया, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐप बन जाते हैं कि कौन आदमी कहाँ क्या कर रहा है, यानी कि अब फिलहाल किस स्थिति में, ये गूगल मैप पर नहीं देखते कि आप कौन आदमी कहाँ पहुँचा है फिलहाल, तो तुरंत बता देता है लोकेशन। तो ये भी ऐप है, वो सूचना प्रौद्योगिकी में आ गया ना। तो प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन, ध्यान रहे, उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें उत्तर क्या होगा, प्रौद्योगिकी। अगर यही ध्यान रहे, निम्न में से कौन सा, अगर प्रश्न हो निम्न में से कौन सा ऐसे होता, निम्न में से कौन सा अनवीकरण संसाधन नहीं है, ऐसे प्रश्न होता। तो अनवीकरण, देखिए नवीकरण नहीं है, अनवीकरण संसाधन। तो अनवीकरण संसाधन कौन कौन से हैं, कोयला है, दोबारा इसका नवीकरण नहीं कर सकता, पेट्रोलियम है, और उपयुक्त सभी, सूचना प्रौद्योगिकी उपयुक्त सभी है। तो उत्तर क्या आएगा, फिर वही आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी आएगा ना। प्रौद्योगिकी है, ये अनवीकरण संसाधन नहीं है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से प्रश्न बना देते हैं कंपटीशन में, किताब से ऐसे तो प्रश्न निकालते हैं, और क्या है, और बच्चों को सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि कोई 3 नवीकरण साधन का नाम लिखिए और अनवीकरण का नाम लिखिए, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, उनको ऐसे पूछ लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है सतत पोषणीय विकास। अगला है सतत पोषणीय विकास। ये है संसाधन की आवश्यकता, संसाधन की आवश्यकता और भविष्य। आवश्यकता और भविष्य का शब्द है इसमें इसलिए जुड़ा है कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए, भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। जैसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना इस चीज को। सतत पोषणीय विकास, सतत का मतलब तो आप जानते हो, लगातार जारी रहे। आप मान लीजिए वर्तमान में जी रहे हैं, सब सोचते हैं कि सुख सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, मैं भी पीएम बनूं, मैं भी सीएम बनूं। कुर्सी की लड़ाई रहती है, पता नहीं किस किस चीज, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लोग मतलब मूलभूत सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भविष्य में भी जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। देखिए क्या है सतत पोषणीय विकास में, इसमें यह है, आज के ज़माने में बहुत सारे जो किसान हैं, मान लीजिए किसान जब अपनी खेती को बराबर करते हैं तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को वो सोचते हैं कि भाई अपने बार बार दिक्कत आती है जुताई बुआई में, उन पेड़ों को काट देते हैं, या जंगल में सरकार द्वारा तो रोक है तो, लेकिन जंगल में पेड़ पौधे काट देते हैं। जंगलों में ही बहुत सारे जीव जंतु हैं,
जो भविष्य की पीढ़ी देख ही नहीं पाएगी। उन पेड़ पौधों को काट देंगे तो भविष्य में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो आने वाली जो पीढ़ी है उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनको भी तो चाहिए, जैसे हमारे बाप दादा परदादा हमारे लिए संसाधन छोड़ के गए हैं। अभी धरती के अंदर बहुत सारा खनिज पड़ा है हमारे लिए, उन्होंने कोई बिल्कुल किसी प्रकार के खड्डे नहीं खोदे और हम खड्डे खोद कर जा रहे हैं। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी उन खड्डों में जाएगी? तो इसलिए हम उन बच्चों को बचाने के लिए कि वो खड्डे में न जाएं, उनके लिए भी कुछ न कुछ मूलभूत आवश्यक वस्तुएं छोड़ के जाएं। पानी है, पानी का लगातार दोहन हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, 1000 फुट पर चला गया। पहले हमारे पूर्वज जो कहें तो 20 फुट 25 फुट पर पानी छोड़ के गए थे, आज 1000 फुट पर हमने टेक दिया। आने वाली पीढ़ी कहाँ से लाएगी पानी? तो उनके लिए भी तो जरूर है ना संसाधन की। वही बात मैं बता रहा हूँ, इसमें बस यही है कि सतत पोषणीय विकास में किस संसाधन की आवश्यकता, हमें आवश्यकता है जल की, और भविष्य के संरक्षण में संतुलन बना। तो हम आवश्यक होना उतना ही पानी प्रयोग करें, अनावश्यक न मतलब उसको खर्च न करें। अनावश्यक खर्च करेंगे तो आने वाली पीढ़ी वो संकट में पड़ जाएगी, और इसलिए ध्यान रहे उनका भविष्य खत्म हो जाएगा और वो हमारी पीढ़ियां होंगी। इसलिए ध्यान रहे उनके लिए भी कुछ संरक्षण करना जरूरी है, और ताकि संतुलन बना रहे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, अर्थात संसाधन की आवश्यकता और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके संरक्षण करने के लिए रख करके उसमें संतुलन स्थापित करना। तो समझ में आ गया होगा ये सतत पोषणीय विकास। अगला जो प्रश्न है इसी में है, संसाधन विकास में कक्षा 8 में दे रखा है कि जल ग्रह कौन सा है? जल ग्रह सबको पता है, पुराने जो लोग हमारे साथ पढ़े हुए उनको पता है 9 ग्रह। जो पढ़ने वाले लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो दिमाग में पता ही है पुराने ज़माने के, उनको तो भाई 9 ग्रह, लेकिन अब 9 ग्रह नहीं, अब ग्रह कितने हैं? ग्रह कुल 8 है। कितने हैं? 8। ये पूछा जल ग्रह कौन सा है, कौन से ग्रह पर जल है? सबको पता है, क्लियर है, नॉर्मल बात है, पृथ्वी। तो ध्यान रहे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपनाम जल ग्रह है? तो पृथ्वी का। ये कक्षा 8 के बच्चे भी ध्यान दे लें, और प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर फंस जाओगे आप। और ध्यान रहे जल है वो नीला दिखाई देता है, ऊपर आकाश में जाता है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पूछ लें कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, तो वो नीला ग्रह है वो पृथ्वी ही है। इसके आगे अगर बात करें, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो ध्यान रहे 71% जल है, बाकी 29% भूमि है, 71% भूमि पर जल है। ऐसा भी आ सकता है 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी पर कितने भाग पर जल है? तो लगभग 3/4 का मतलब होता है 71 में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग में आया है। तो लगभग 3/4 भाग पर क्या है? जल है। और इसके अलावा अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना जल खपत करता है? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद आपने पहली बार सुना है, किसी कंपटीशन की किताब में नहीं है प्रश्न कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कुल खर्च जल, ये औसत बताना है। औसत का मतलब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने तो 20 लीटर पानी खर्च किया, किसी ने 500 लीटर पानी खर्च कर दिया। वो आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, कई ऐसे लोग होते हैं कि बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 3-3 5-5 गाड़ियाँ हैं उनके पास, तो गाड़ियों को धोने के लिए या फिर उनके साफ़ सफाई करने के लिए वो पानी का बहुत ज़बरदस्त दोहन करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया। कई लोग ऐसे हैं जैसे राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय एरिया में पानी की अभाव हो, वहाँ पर वो 5 लीटर से काम चला लेता है। औसत की बात करूँ कि भारत में एक व्यक्ति कितना जल खर्च करता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे, प्रश्न आ सकता है कंपटीशन में। तो 150 लीटर। अब आपने पहली बार सुना होगा ये प्रश्न, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, किताबों से प्रश्न आते हैं। कोई भी गाइड में दिखा लीजिए, आप देख लीजिए, अगर प्रश्न मिल जाए तो आपको। और ये किताब में रखा है, नॉर्मल प्रश्न, आप कहेंगे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और यह 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। और ध्यान रहे इसमें भारत में पानी पीने के लिए, यानी जल पीता है ना एक व्यक्ति, पीने के लिए कितना लीटर यूज करता है दिन में पानी पीने के लिए? तो 150 लीटर में पानी पीने के लिए मात्र 3 लीटर यूज करता है एक व्यक्ति औसत।
कोई 4 लीटर भी पी जाता हो, कोई 5 लीटर भी पी जाता हो, जरूरी थोड़ी है कोई 1 लीटर पीता हो, नहीं औसत 3 लीटर पानी वो प्रतिदिन पीता है भारत में। ये आंकड़े बता रहे हैं यानी कक्षा 8 के NCERT बुक के। तो 150 लीटर पानी खर्च करता है एक व्यक्ति, और 3 लीटर उस 150 लीटर में 3 लीटर तो पीने के लिए यूज करता है, बाकी कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए, फिर उसके बाद में रसोई में है, और सुबह फ्रेश होने जाता है तो वहाँ गटर में पानी लगता है। इस प्रकार से बहुत सारा पानी खर्च होता है, तो 3 लीटर पानी का पीने के लिए यूज करता है। अगला है जैव मंडल। ये प्रश्न भी आता है कई बार, जैव मंडल किसको कहते हैं, क्या क्या सम्मिलित है जैव मंडल में। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं जैव मंडल क्या है। ध्यान रहे, जैव मंडल है एक तो स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल का मतलब जो भूमि है ना उसको शामिल करेंगे। नंबर 1 है जल मंडल। जल का मतलब आपको बताया मैंने अभी, पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% भूमि है, तो दोनों पृथ्वी का दोनों का हिस्सा आ गया, भूमि भी आ गई और जल भी आ गया। लेकिन ध्यान रहे साथ में वायुमंडल भी है, बिना वायुमंडल के जैव जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, वायुमंडल। ठीक है, अब प्रश्न पूछ लें, निम्नलिखित में से जैव मंडल में सम्मिलित है A, B, C और D उपयुक्त सभी। तो क्या बताओगे, सभी, अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो सारे के सारे सम्मिलित हैं, तब जाकर के जैव मंडल बनेगा। स्थल होना चाहिए, जल होना चाहिए और अर्थात हवा होनी चाहिए, तब जाकर के वो जीव जंतु वहाँ का एक मंडल बनेगा। तो ध्यान रहे, प्रश्न को घुमा सकते हैं, जैव मंडल में सम्मिलित नहीं है, ऐसे पूछ लें, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रहे क्या करोगे इसमें, तो ये प्रश्न भिन्न हो गया। ध्यान रहे, जल मंडल में जैव मंडल में सम्मिलित है, ऐसे होना चाहिए। तो सम्मिलित है, सारे के सारे सम्मिलित हैं, क्लियर हो गया। इसके अलावा एक आगे का जो प्रश्न है वो बनेगा गीध पर। ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है। गीध, गीध की नज़र सबसे तेज होती है। आपने नाम सुना होगा जटायु गीध। जब सीता का हरण करके ले गया था रावण, तब जटायु गीध ने और युद्ध किया था, किसके साथ, रावण के साथ। तो गीध की आंखें बहुत तेज होती हैं, वो बहुत हजारों किलोमीटर दूर तक उसको साफ दिखाई देता है, दूर से ऊपर उड़ते हुए भी। तो गीध अब गायब हो गए हैं। गीधों के संरक्षण के लिए जोड़बीर बीकानेर में फिर से पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई जा रही है। बाकी भारत में बहुत सारे पहले गीध थे, पशु मरते थे तो उनको तुरंत है वो खा जाते थे, गंदगी नहीं फैलती थी। लेकिन आजकल है ना, वो एक गांव में अगर कोई पशु मर जाता है तो वो 3 दिन तक सड़ता है। तो इसलिए गीधों पर प्रश्न आ सकता है। गीध पर क्या प्रश्न आता है, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है, गीध भारत से गायब क्यों, गीध भारत से गायब क्यों हो गए। अब कई विद्वानों से हमने यह भी सुना है कि अमेरिका कोई दवाई ऐसी छिड़क दी जिससे अमेरिका में उड़ के चलेगी। ऐसे तो फिर पता नहीं यहाँ की ऑक्सीजन भी ले जाएगा अमेरिका। झूठी बातें करते हैं। कोई दूसरा देश ऐसे यहाँ से उठा करके नहीं ले जाएगा कि ऐसी दवाई छिड़क दी। अब यहाँ पर ऐसी दवाई छिड़क सकते हैं कि जो विद्वान लोग हैं सारे के सारे अमेरिका चले जाओ और जो कमज़ोर है वो यहाँ रह जाओ। अच्छे अच्छे पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, बढ़िया फौजी हैं, ताकत मतलब कहने का जो निडर है, उन फौजियों को ले जाएगा अमेरिका। ऐसे कोई दवाई छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। अमेरिका में इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका भारत से ले जाए, ईमानदार लोग बसते हैं यहाँ। गीध भारत से गायब क्यों, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए गायब क्यों हो गए, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदार क्यों हैं, क्योंकि जो भारत में जो पशु हैं, भारत में जो पशु हैं, पशु बीमार हो जाते हैं। ध्यान रहे, बीमार होते हैं, ठीक है। पशु बीमार होते हैं तो उनको दवा दी जाती है। क्या दी जाती है, दवा दी जाती है। और अर्थात पशु बीमार होते हैं तो उनके उपचार की बात करूँगा। उपचार में जो दवा दी जाती है, जैसे कौन कौन सी दवा दी जाती है, वो दवा का नाम बता रहा हूँ आपको। एक तो है डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक बड़ी खतरनाक दवा है, ध्यान रहे। दूसरी है एस्प्रिन, और एक है
इब्रोफेन, जिसको आइब्रोफेन बोलते हैं अपने, इब्रोफेन। ये तीनों की तीनों दवा जहर है एक तरह से। मानते हैं कि पशु को ठीक भी करती है, लेकिन जो पशु ठीक नहीं हुआ किसी कारणवश, अर्थात उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, वो मर गया, और ये दवा उस पशु ने खाई है, उस पशु को दी गई है सही होने के लिए, लेकिन फिर भी वो मर गया, तो उस पशु, मरे हुए पशु को कौन खाते थे पहले? मरे हुए पशु को गीद खाते थे। अब गीद जब खाया उन्होंने तो गीदों की किडनी खराब होगी, और किडनी खराब होने से गीदों की मृत्यु होगी। तो बहुत सारे गीद इस कारण मर गए कि उनको जानलेवा जो बीमार हो जाते हैं, उन पशुओं को जानलेवा जो बीमारी दी जाती है, दवा दी जाती है, डेक्लोफेनिक, एस्प्रिन है, इब्रुफिन है। तो ये जब अगर सही हो गया तो ठीक है पशु, लेकिन पशु मर गया तो उसको गीद खाता था, और गीद खाने के बाद में उसकी किडनी खराब हो जाती तो मर गए। इसलिए ध्यान रहे, अब गीद घट गए, इसी यही कारण है कि गीद बचे नहीं है, न कि अमेरिका ले गया है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में अगला जो पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये 30-30 साढ़े 40 मिनट का बनाता हूँ, 3-4 वीडियो बनेगा पूरी किताब का। तो आप आगे का ज्ञान जारी रखने के लिए बड़े महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट आएंगे कि ये मान लीजिए कि 10% भी ऐसे आ गए आपके लिए कंपटीशन में, तो आपको वो वास्तव में सहयोग करेंगे और कोई गाइड में नहीं मिलेंगे, ये बता देता हूँ। तो ध्यान रहे, इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने भाइयों को फ़ायदा मिले। अपने भाई बंधु जो भी रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं, प्रतियोगिता तैयारी करने वाले हैं, और साथ में अगला पार्ट जरूर देखें। ये पार्ट फर्स्ट बनाया मैंने क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा। पार्ट 2 है वो इसी के साथ में जोड़ता हुआ बना रहा हूँ, आगे सीधा सीधा चलूँगा, पूरी किताब पूरी करूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद सबको। ओके।